नमस्कार। मैं डॉक्टर बालाजी भुरे आज बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत प्रश्न पत्र क्रमांक 11 साहित्य शास्त्र के पाठ्यक्रम में से काव्य हेतु को लेकर अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहा हूं। तो इस प्रस्तुतिकरण से पहले इसके पीछे के उद्देश्य और महत्व को लेकर मैं यहाँ संक्षेप में कहना चाहता हूं। काव्य हेतु के उद्देश्य को लेकर अगर देखा जाए तो इससे छात्रों को काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन की अर्थ भिन्नता को समझाना, छात्रों को काव्य हेतु के अर्थ को समझाना, छात्रों को काव्य हेतु विषयक भेदों को समझाना, यह उद्देश्य रहा है। और महत्व की अगर बात करें तो इससे छात्र काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन की अर्थ भिन्नता को समझ पाएंगे। दो, छात्र काव्य के हेतु का अर्थ समझेंगे। और तीसरा महत्व है छात्र काव्य के हेतु विषयक भेदों को समझेंगे। तो यहाँ काव्य हेतु के प्रस्तुतिकरण के पीछे के उद्देश्य और महत्व को समझाने के पश्चात यहाँ हम आ जाते हैं काव्य हेतु की ओर। वास्तव में काव्य हेतु और प्रयोजन को समझने में बड़ी गड़बड़ी की जाती है। व्यवहार में अक्सर हम कई बार दोनों शब्दों को एक ही अर्थ में प्रयोग करते रहते हैं। जैसे आपका महाविद्यालय में आने का हेतु क्या है, या आपका महाविद्यालय में आने का प्रयोजन क्या है, आप किस हेतु से बात कर रहे हैं, आप किस प्रयोजन से बात कर रहे हैं। तो हेतु और प्रयोजन ये दोनों शब्दों को हम समानता की दृष्टि से या समानार्थी की दृष्टि से व्यवहार में प्रयोग करते हैं, अर्थात इसे समझने में हमारी गड़बड़ी हो जाती है। वैसे एक दृष्टि से वे समानार्थी भी लगते हैं, अर्थात अभिप्राय, उद्देश्य, मतलब, आशय इनके अर्थ है, लेकिन फिर भी वे समानार्थी नहीं है, उनमें अंतर है, वो एकार्थी नहीं है। जैसे प्रयोजन यह फल स्वरूप है तो हेतु बीज स्वरूप है। तात्पर्य हेतु पहले और प्रयोजन बाद में। इस दृष्टि से अगर थोड़ा सा विचार किया जाए तो हेतु का संबंध वर्तमान से है तो प्रयोजन का संबंध भविष्य के साथ है। हेतु हमारी मूल प्रेरणाएं हैं, प्रेरणा स्रोत है, तो प्रयोजन यह भविष्य में छिपा फल है। तो इस दृष्टि से दोनों में अंतर है। यहां मैं काव्य हेतु की बात करूंगा। यहां हेतु और प्रयोजन दोनों में अंतर मैंने आपके सामने रखा। संक्षेप में अगर कहे तो हेतु यह काव्य निर्मिति के कारण है, तो प्रयोजन यह काव्य निर्मिति के पीछे का उद्देश्य है। एक कारण है तो दूसरा उद्देश्य। हेतु कारण है तो प्रयोजन उद्देश्य। उद्देश्य यह भविष्य के साथ जुड़ा है तो हेतु यह रचना निर्मिति का मूल कारण यानी वर्तमान से जुड़ा है। इसे प्रेरणा स्रोत भी कहा जाता है। तो इस दृष्टि से अब हम काव्य हेतु की बात करें तो काव्य हेतु से तात्पर्य वह तत्व है जो रचना का कारण या प्रेरणा स्रोत है। देखिए, काव्य हेतु से तात्पर्य वह तत्व जो रचना का कारण या प्रेरणा स्रोत है। प्रेरणा स्रोत
यानी आरंभ, यानी रचना निर्मिति के पीछे मूल प्रेरणाएं कौन सी है, या ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण हम या साहित्यकार रचना की सृजना करता है, रचना की निर्मिति करता है। यानी रचना निर्मिति के पीछे जो कारण है या स्रोत है, प्रेरणाएं हैं, तो उसे ही काव्य के हेतु कहा जाता है। अब वैसे देखा जाए तो संसार की हर घटनाओं का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ते रहता है और प्रत्येक व्यक्ति उन घटनाओं से प्रभावित होकर अपने मन की छटपटाहट को अभिव्यक्त करते रहता है, अपने अनुभवों को हर एक अभिव्यक्त करते जाता है। लेकिन काव्य निर्माण की क्षमता हर व्यक्ति में नहीं होती। काव्य या साहित्य निर्मिति की क्षमता तो उसी व्यक्ति में होती है जिसमें प्रतिभा हो, या कोई प्रतिभा संपन्न व्यक्ति ही काव्य की निर्मिति कर सकता है। तो इस दृष्टि से जीवन के मूल में जो प्रेरणाएं हैं, वही प्रेरणाएं कमाधिक प्रमाण में साहित्य के मूल में रहती है। अब वैदिक साहित्य की अगर बात करें तो जीवन जीने के पीछे 3 प्रेरणाएं मानी है। वैदिक साहित्य में मनुष्य के जीवन जीने के पीछे 3 ऐषणाएं प्रमुख मानी है। पुत्रेषणा अर्थात पुत्र प्राप्ति की चाहत, वित्तैषणा अर्थात धन प्राप्ति की चाहत, और लोकैषणा अर्थात यश या प्रतिष्ठा की चाहत। ये तीनों चाहत ही मनुष्य को जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। इनमें से एक की भी कमी मनुष्य के जीवन में पीड़ा या पागलपन ला देती है। तो एडलर ने भी ऐसी बात कही है। एडलर ने कहा है कि काव्य निर्मिति के मूल में हमारी क्षति या अभाव पूर्ति है। मतलब मनुष्य के जीवन में जो क्षति होती है या जिसकी कमी होती है, उस कमी या क्षति की पूर्ति हेतु वह साहित्य लिखता है। वैसे हम देखते हैं कि समाज में जो गूंगे हैं, जो लूले हैं, जो अंधे हैं, उनके पास प्रतिभा अधिक होती है। तो इस दृष्टि से मनुष्य अपने जीवन की क्षति या अभाव की पूर्ति को पूरा करने के लिए वह साहित्य सृजन करता है, ऐसा एडलर ने कहा है। और एक दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी साहित्य की अगर बात करें तो कृष्ण भक्ति काव्य के सूरदास वे अंधे थे, और अंधे व्यक्ति होकर भी उनमें एक ऐसी प्रतिभा थी कि उन्होंने कृष्ण को लेकर जो काव्य लिखा, जो आंखों वाला व्यक्ति भी नहीं लिख पाता। यानी अंधत्व उनकी क्षति थी, अभाव थी। तो उस क्षति के कारण या उस अभाव को पूरा करने के लिए उन्होंने काव्य सृजन किया। अब दूसरी बात जायसी की लेते हैं। तो जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी भी काले थे, कुरूप थे, चेहरे पर चेचक के दाग थे। तो ये जो विद्रूपता है या कुरूपता है, इस कुरूपता के कारण वे साहित्य सृजन की ओर आ गए और पद्मावत जैसे महाकाव्य का उन्होंने सृजन किया। गोस्वामी तुलसीदास की बात लेते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास ने या तुलसीदास की उनकी पत्नी रत्नावली द्वारा जो प्रताड़ना हुई, अर्थात उसके जीवन की क्षति हुई, तो उस क्षति को पूरा करने के लिए या पत्नी रत्नावली द्वारा प्रताड़ित होने के कारण वे साहित्य सृजन की ओर आ गए
और रामचरितमानस जैसा महाकाव्य जो विश्व में पूजनीय है, ऐसे महाकाव्य का निर्माण उन्होंने किया। तो इस प्रकार एडलर ने कहा कि काव्य निर्मिति का कारण हमारी क्षति या अभाव पूर्ति है, जो यहां सही लगता है। उससे आगे जाकर फ्रायड क्या कहते हैं, तो फ्रायड ने काव्य को दमित काम वासनाओं की तृप्ति का साधन माना। दमित काम वासनाओं की तृप्ति, हमारे मन में जो दमित काम वासनाएं रहती है, जिसे समाज में त्याज्य माना जाता है, और वह काम वासनाएं छिपी हुई मन में रहती है, और वह काव्य के रूप में श्रृंगार के माध्यम से उदात्तीकरण उसका हो जाता है और वह काव्य में आ जाती है। यानी दमित काम वासनाओं की तृप्ति का साधन काव्य है, ऐसा फ्रायड ने कहा। तो भारतीय काव्य शास्त्रों ने इस पर काफी चिंतन किया है। इसके साथ साथ रुचि परिष्कार की भावना ही साहित्य निर्मिति का कारण भी माना जाता है। रुचि परिष्कार यानी अभिरुचि, यानी रुचि मनुष्य को या साहित्यकार को रुचि साहित्य लेखन के लिए विवश करती है, साहित्य सृजन के लिए वह विवश करती है, यह भी कहा गया है। तो साहित्य या काव्य निर्मिति के पीछे कौन से कारण है, ऐसी कौन सी प्रेरणा स्रोत है, इस बात को लेकर भारतीय काव्य शास्त्रियों ने काफी चिंतन किया और उन्होंने चिंतन करके काव्य हेतु के रूप में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को स्वीकार किया। संस्कृत के आचार्यों ने काव्य हेतु को लेकर अपने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। यहां हम उनके विचारों को देखेंगे, मतों को देखेंगे। उनमें से पहले आचार्य है आचार्य भामह। तो आचार्य भामह ने कहा है कि गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि वाला यानी मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी शास्त्र का अध्ययन कर सकता है, परंतु काव्य रचना तो कोई प्रतिभाशाली ही व्यक्ति करता है। अर्थात आचार्य भामह ने काव्य हेतु के रूप में प्रतिभा को स्वीकारा, यानी प्रतिभा को काव्य हेतु माना। उनके पश्चात आचार्य दंडी की बात अगर करें तो आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में काव्य हेतु को लेकर अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। तो आचार्य दंडी ने भामह के विचारों को थोड़ा संशोधित करते हुए कहा कि काव्य रचना में केवल प्रतिभा ही मूल हेतु नहीं है, बल्कि व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये दोनों हेतु भी उतने ही आवश्यक है जितनी प्रतिभा। तात्पर्य, आचार्य दंडी ने काव्य हेतु के रूप में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीनों को माना। काव्य के हेतु तीन स्वीकारे। उनके पश्चात आचार्य रुद्रट की अगर बात करें तो आचार्य रुद्रट ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार, ग्रंथ का नाम है उनके काव्यालंकार, तो अपने ग्रंथ काव्यालंकार में प्रतिभा को शक्ति कहा है और शक्ति, व्युत्पत्ति तथा अभ्यास को काव्य हेतु के रूप में स्वीकारा। अब आचार्य रुद्रट की अगर बात करें तो जहां आचार्य दंडी ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास तीन काव्य के हेतु माने थे, तो रुद्रट यहां प्रतिभा की जगह शक्ति को काव्य हेतु मानते हैं। प्रतिभा को उन्होंने शक्ति कहा, इतना ही परिवर्तन है। और शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये तीन काव्य के हेतु आचार्य रुद्रट ने माने हैं। आचार्य मम्मट ने भी वही बात की। उन्होंने प्रतिभा से शक्ति को अधिक महत्वपूर्ण मानते हुए शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीनों को काव्य हेतु के रूप में स्वीकारा है। अभी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहां संस्कृत आचार्यों ने
काव्य हेतु के रूप में लगभग सभी ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये 3 काव्य हेतु माने हैं। अब यहां हम क्रमशः प्रत्येक हेतु को लेकर देखेंगे। तो पहला काव्य का हेतु है प्रतिभा। अब संस्कृत के लगभग सभी आचार्यों ने प्रतिभा को काव्य हेतु के रूप में स्वीकारा है। इन आचार्यों ने प्रतिभा को जन्मजात शक्ति माना है और प्रतिभा के शक्ति और संस्कार यह पर्यायवाची शब्द उन्होंने बताए हैं। यानी प्रतिभा जन्मजात होती है और साहित्य सृजन के लिए सबसे आवश्यक प्रतिभा है, ऐसा लगभग सभी संस्कृत आचार्यों का मानना है। देखते हैं भट्ट तौत क्या कहते हैं। तो भट्ट तौत ने कहा है, प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा, अर्थात प्रज्ञा उस नव निर्माण का नाम है, या प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी यानी नए नए का निर्माण करने वाली प्रज्ञा ही प्रतिभा है। यानी प्रज्ञा नित नए का निर्माण करती है, नूतनता का निर्माण करती है, और उसे उन्होंने प्रतिभा कहा है। आचार्य दंडी, तो दंडी क्या कहते हैं? आचार्य दंडी ने कहा कि प्रतिभा पूर्व जन्म के संस्कारों द्वारा प्राप्त होती है, मतलब वह जन्म जन्मांतर से प्राप्त होती है, पूर्व जन्म के संस्कारों द्वारा प्राप्त होती है। आचार्य वामन ने भी वही बात कही है, जन्म जन्मांतर के संस्कार विशेष को प्रतिभा कहा है आचार्य वामन ने। तो आचार्य कुंतक ने कवि शक्ति को प्रतिभा कहा, यानी प्रतिभा की जगह ये शक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। आचार्य मम्मट, प्रतिभा ही शक्ति है, शक्ति कवित्व का बीज रूप संस्कार विशेष है, अर्थात काव्य रचना के मूल में बीज रूप में प्रतिभा का महत्वपूर्ण कार्य होता है, वह बीज रूप होती है। आचार्य हेमचंद्र ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रतिभा ही काव्य का हेतु है और व्युत्पत्ति तथा अभ्यास तो प्रतिभा के परिष्कार करते हैं, प्रतिभा का संस्कार करते हैं, प्रतिभा को विकसित करने का कार्य व्युत्पत्ति और अभ्यास करते हैं। इस प्रकार लगभग प्रतिभा को लेकर संस्कृत के आचार्यों ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया। यहां प्रतिभा कवि कर्म में सबसे महत्वपूर्ण होती है। प्रतिभा का महत्व अगर बताएं तो कवि कर्म, यानी कवि का कर्म क्या है? कविता का निर्माण, साहित्य का सृजन करना, साहित्य लेखन करना। तो इस लेखन में, इस सृजना में कवि को या साहित्यकार को प्रतिभा सबसे महत्वपूर्ण साबित होती है, वही इनकी सहायता करती है। इसके साथ साथ सौंदर्यानुभूति में, क्योंकि कवि या साहित्यकार अपनी रचना में प्रतिभा के सहारे ही सौंदर्यानुभूति ला सकता है। नूतन पदावली की सामंजस्यपूर्ण योजना, नए नए पदावलियों का निर्माण करना और उनमें समन्वय स्थापित करना, इसके साथ साथ भावों की एकाग्रता सबसे महत्वपूर्ण होती है। जिस रचना में भावों की एकाग्रता होती है, भावों की क्रमवार वहां स्थापना होती है, वह रचना काफी श्रेष्ठ साबित होती है और इसके लिए प्रतिभा सबसे महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार प्रतिभा का काव्य सृजन में महत्वपूर्ण स्थान है। अब प्रतिभा के भेदों को लेकर हम देखेंगे। तो प्रतिभा के भेद या प्रकार, तो आचार्य रुद्रट ने प्रतिभा के 2 भेद माने हैं, एक सहजा और दूसरा उत्पाद्या। सहजा किसे कहेंगे? सहजा यह काव्य सृजन के मूल में होती है, यानी कवि के लिए यह महत्वपूर्ण प्रतिभा मानी जाती है। सहजा वह जन्म से प्राप्त होती है। और उत्पाद्या दूसरा भेद, तो उत्पाद्या यह शास्त्राध्ययन से प्राप्त होती है, शास्त्रों का अध्ययन करके
इस प्रतिभा को प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार आचार्य रुद्रट ने सहजा और उत्पाद्या ये दो प्रतिभा के भेद माने हैं। आचार्य अभिनव गुप्त ने भी प्रतिभा के दो भेद माने हैं, एक आख्या और दूसरा उपाख्या। अब आख्या का संबंध कवि की प्रतिभा से है, अर्थात ये कवि की प्रतिभा है, रचनाकार की प्रतिभा है, और उपाख्या ये पाठक की प्रतिभा है जो काव्य का आस्वादन लेने में या रचना को समझने में पाठक की सहायता करती है, उपाख्या। इनके पश्चात आचार्य राजशेखर ने इन्होंने प्रतिभा के मुख्य दो भेद बताए हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं। आचार्य राजशेखर ने प्रतिभा के कौन से दो भेद बताए हैं? एक, इसे अ ब में हम विभाजित करेंगे, अ कारित्री प्रतिभा और ब भावयित्री प्रतिभा। अब अ कारित्री प्रतिभा किसे कहेंगे? तो यह कवि प्रतिभा है, कवि की प्रतिभा है, रचनाकार की प्रतिभा है जो साहित्य सृजन के लिए आवश्यक होती है। और भावयित्री प्रतिभा, इसका संबंध पाठक के साथ है। यह पाठक की प्रतिभा है जो साहित्य का आस्वादन करने के लिए पाठक को सहायता करती है, यानी पाठक को साहित्य का आस्वादन करने के लिए यह आवश्यक होती है, भावयित्री प्रतिभा। इस प्रकार दो प्रतिभा के भेद आचार्य राजशेखर ने बताए। इसके पश्चात आचार्य राजशेखर ने कारित्री प्रतिभा के पुनः 3 उपभेद बताए हैं। कारित्री प्रतिभा के पुनः भेद 3 बताए हैं, एक सहजा, दूसरी आहार्या और तीसरी औपदेशिकी। पहली है सहजा, यह जन्मजात होती है जो पूर्व जन्म के संस्कारों की अपेक्षा करती है। और दूसरा भेद है आहार्या, इसे प्राप्त किया जाता है, इसे शास्त्राभ्यास द्वारा प्राप्त किया जाता है। विविध शास्त्रों का अध्ययन कर, ज्ञान प्राप्त कर इस आहार्या प्रतिभा को प्राप्त किया जाता है, हासिल किया जाता है। तीसरा है औपदेशिकी, यह मंत्र, तंत्र, देवता तथा गुरु उपदेश से प्राप्त होती है। गुरु के उपदेश से जो प्राप्त होती है वह औपदेशिकी कारित्री प्रतिभा होती है। इसके साथ साथ तंत्र, मंत्र, देवता आदि से भी इसे प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार प्रतिभा के अलग अलग विद्वानों द्वारा बताए गए भेद हमने यहां देखे। अब दूसरा काव्य हेतु है व्युत्पत्ति। तो व्युत्पत्ति से कहा जाता है, तो व्युत्पत्ति का अर्थ है कौशल्य, निपुणता, पांडित्य, विद्वत्ता या विविध शास्त्रों का ज्ञान। इसका तात्पर्य हुआ कि विविध शास्त्रों का ज्ञान या विविध शास्त्रों के ज्ञान में प्रावीण्य या निपुणता ही व्युत्पत्ति कहलाती है। अगर किसी को हम कहते हैं कि अमुक अध्यापन में वह पांडित्य है, नैपुण्य है, या तैरने में निपुण है, संगीत में निपुण है, यानी किसी विषय का गहरा और व्यापक ज्ञान ही व्युत्पत्ति कहलाता है। अब व्युत्पत्ति को लेकर आचार्य मम्मट ने कहा कि व्युत्पत्ति के लिए निपुणता शब्द का प्रयोग किया है आचार्य मम्मट ने। निपुणता जिसका अर्थ है बहुलता, यानी किसी विषय का बहुआयामी ज्ञान, जिसे निपुणता या बहुलता कहा जाता है। आचार्य राजशेखर ने उचितानुचित विवेको व्युत्पत्ति, अर्थात उचित अनुचित, सही गलत, सत्य असत्य, इसमें अंतर बताने वाली विवेक ही व्युत्पत्ति है। रुद्रट क्या कहते हैं? रुद्रट ने कहा छंद, व्याकरण, कला एवं पदार्थ विज्ञान से उचित अनुचित सम्यक विवेक का नाम व्युत्पत्ति है। वही बात उन्होंने की, उचित अनुचित का अंतर बताने वाली विवेक को व्युत्पत्ति कहा। वर्ड्सवर्थ ने कहा निपुणता को अंतदृष्टि का प्रशिक्षण कहा, ट्रेनिंग ऑफ द इनवर्ड आई, यानी अंतदृष्टि, निपुणता को अंतदृष्टि का इन्होंने प्रशिक्षण कहा है।
तो इस प्रकार व्युत्पत्ति का शब्द का अर्थ अति व्यापक है। विविध शास्त्रों के ज्ञान का अर्जन करना ही व्युत्पत्ति या निपुणता है। विविध शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना, इतिहास, समाज, भूगोल, अर्थ, राज्य, धार्मिक ग्रंथ, पुराण, महापुराण, वेद, ज्योतिष शास्त्र, गणित शास्त्र, तर्कशास्त्र, संगीत शास्त्र, युद्ध शास्त्र, ऐसे विविध शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना ही व्युत्पत्ति है। इसलिए व्युत्पत्ति का अर्थ अत्यंत व्यापक है और यह व्युत्पत्ति प्रतिभा को विकसित करती है। इस प्रकार व्युत्पत्ति के बारे में हम देखते हैं। अब तीसरा काव्य हेतु है अभ्यास। यह तीसरा, तो भावाभिव्यक्ति को सक्षम बनाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। अब अभ्यास किसे कहेंगे कि काव्य रचना का पुनः पुनः निरंतर प्रयास करने की प्रवृत्ति अभ्यास है। काव्य रचना का पुनः पुनः प्रयास करना सही है, क्योंकि जब हम काव्य रचना करते हैं तो आरंभ में उतनी प्रभावपूर्ण कविता हम नहीं लिख पाते। धीरे धीरे एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे 10-20 कविताएं लिखने के पश्चात धीरे धीरे उसके अभ्यास से उसमें प्रभावपूर्णता आने लगती है। जैसे संगीत में गायक को रियाज महत्वपूर्ण होता है। गायक बार 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 रियाज करता है और रियाज कर करके उसके कंठ से एक सुमधुर सुरीला आवाज या स्वर निकलने लगता है। इसलिए संगीत में या गायक को रियाज आवश्यक है। उसी प्रकार कवि या रचनाकार को भी यहां बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता होती है, मेहनत करने की आवश्यकता होती है। अभ्यास प्रतिभा का पोषक तत्व है। उसके बिना अभ्यास से प्रतिभा सूख जाती है। मान लीजिए कि कोई विद्वान है, प्रतिभाशाली रचनाकार है, व्यक्ति है, लेकिन वह बार बार लेखन का अभ्यास नहीं करता, लिखता नहीं, तो उसकी प्रतिभा सूख जाती है, शक्तिहीन होने लगती है। इसीलिए प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी निरंतर अभ्यास करना चाहिए। इसलिए प्रतिभा और व्युत्पत्ति से संपन्न कवि अभ्यास द्वारा अपने कवि कर्म को कुशलता से पूर्ण कर सकता है। जिसके पास प्रतिभा है, जिसके पास निपुणता है, व्युत्पत्ति है, तो ऐसा रचनाकार अभ्यास के द्वारा अपने कर्म को, कवि कर्म या साहित्यकार का जो कर्म होता है, उसमें कुशलता प्राप्त कर सकता है। कवि पंत ने कहा है, सुमित्रानंदन पंत ने, नप्पिक प्रतिभा का कर अभिमान, मनन कर मनन शकुनी नादान। यानी हे विद्वान, तू अपनी प्रतिभा पर अभिमान मत कर, बल्कि तू मनन कर, अभ्यास कर, तब जाके तेरी प्रतिभा में निखार आ जाएगा। नहीं तो कई बार प्रतिभाशाली व्यक्ति में अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है और वह कुछ अभ्यास नहीं करते, तब उनकी प्रतिभा सूख जाती है। इसीलिए सही कहा गया है अभ्यास को लेकर कि करत करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजान। यानी कोई मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी अभ्यास कर करके सुजान, विद्वान बन जाता है। हम विद्यार्थियों की अगर बात करें तो जिस विद्यार्थियों को बुद्धू कहा जाता है, तो वह जड़ बुद्धि वाला, मंद बुद्धि वाला विद्यार्थी भी अगर बार बार अभ्यास करता है किसी विषय का, तो उस विषय में नैपुण्य प्राप्त कर सकता है, उसमें यश संपादन कर सकता है। तो राजशेखर ने ये 3 काव्य के हेतु है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। इसके अलावा आचार्य राजशेखर ने समाधि को भी चौथा काव्य हेतु माना है। चित्त की एकाग्रता को समाधि कहते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने समाधि को अभ्यास का ही एक प्रतिरूप माना है, क्योंकि समाधि के लिए पहले अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसीलिए समाधि यह अभ्यास हेतु में आ जाता है। कुल मिलाकर काव्य हेतु के रूप में प्रतिभा,
व्युत्पत्ति और अभ्यास हमारे सामने आते हैं। पाश्चात्य विद्वानों की अगर बात करें तो सुकरात ने काव्य हेतु के रूप में दैवी प्रतिभा को स्वीकारा है, तो अरस्तु ने काव्य हेतु के रूप में अनुकरण की प्रवृत्ति को स्वीकारा, क्योंकि अनुकरण से ही कवि या रचनाकार अपनी रचना में प्रावीण्य प्राप्त कर सकता है या काव्य लिखने में वह प्रवीणता प्राप्त कर सकता है। अनुकरण को अरस्तु ने महत्वपूर्ण माना है। तो इस प्रकार काव्य के हेतु के रूप में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये तीन काव्य के हेतु आ जाते हैं। निष्कर्ष रूप में अगर कहें तो कुल मिलाकर संस्कृत के विविध आचार्यों ने जो काव्य के हेतु को लेकर अपने विचारों को प्रस्तुत किया है, उनके विचारों को देखकर समग्रता से अगर कहे तो काव्य हेतु के रूप में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये तीन काव्य हेतु हमारे सामने आ जाते हैं। तो रीतिकालीन आचार्यों ने, संस्कृत आचार्यों ने या पाश्चात्य विद्वानों ने तथा आधुनिक हिंदी के विद्वानों द्वारा लगभग सभी ने काव्य हेतु के रूप में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को स्वीकारा है। यही तीन काव्य के हेतु है। काव्य सृजना में या साहित्य सृजना में कवि या रचनाकार को, लेखक को प्रतिभा तो आवश्यक है ही, क्योंकि सामान्य व्यक्ति में वह प्रतिभा तत्व नहीं होता जिसके कारण वह काव्य या साहित्य सृजन नहीं कर पाता। लेकिन साहित्य सृजन तो कोई प्रतिभा वाला ही कर सकता है, प्रतिभाशाली ही कर सकता है। लेकिन प्रतिभा को और भी प्रखर या विकसित करने के लिए व्युत्पत्ति की आवश्यकता होती है, जिसे निपुणता कहा गया है। और यह निपुणता विविध शास्त्रों के अध्ययन से, ज्ञान के सृजन से प्राप्त होती है। अर्थात जब रचनाकार या कवि को विविध विषयों का ज्ञान प्राप्त होगा, तब उनकी प्रतिभा में और भी अधिक निखार आ जाएगा। और अभ्यास, बार बार रियाज, संगीतकार जैसा रियाज करता है, वैसा बार बार साहित्यकार या रचनाकार या कवि बार बार जब अभ्यास करता है, तो उसके अभ्यास से उनकी प्रतिभा और भी विकसित हो जाती है। इस प्रकार काव्य निर्मिति के पीछे या साहित्य निर्मिति के पीछे मूल प्रेरणा स्रोत या साहित्य निर्मिति के कारण कौन से है, तो वे है प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इस प्रकार यहां मैंने काव्य के हेतु के रूप में तीनों का विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत किया। यहां मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।